नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज खबरें बड़ी अहम हैं और आपको बताते चले, आज फायर सेफ्टी वीक भी है और 130वीं जयंती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाएगी। आगाज़ करेंगे कोविड-19 से। कोविड-19 के चलते सीबीएसई ने अपनी 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं उसको 1 जून को फैसला लिया जाएगा। उस पर मीटिंग होगी, पुनर्विचार किया जाएगा कि क्या वाकई में परीक्षाएं ली जा सकती या नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित करना, रद्द करना, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते मामले को देख करके सरकार गंभीर है और सरकार ने ये फैसला लिया है। हमने कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत की, सुनना चाहा उनसे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये जो अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उन्होंने अभी हमें मास प्रमोशन ऐसे दे दी है, ये मेरे कई हद तक सही नहीं लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑनलाइन भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकती थी। लेकिन एक साल था इनके पास 1 साल था इनके पास कोई ऐसा मेथड नहीं आया कि उनकी गवर्नमेंट की बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। एग्ज़ाम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जिनको मास प्रमोशन मिली, उनकी कुछ जॉब्स हैं जिनके लिए उनको मना कर दिया कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमारे साथ होगा, हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि ऑनलाइन अगर परीक्षाएं ली हैं तो ऑफलाइन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। ऑनलाइन अगर स्टडी हुई है, उनका कहना है कि ऑनलाइन अगर शिक्षा दी गई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन लेनी चाहिए। घर में बैठ करके स्टूडेंट अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है सीबीएसई पेपर कैंसिल करने का, ये उनके पास पूरा टाइम था कि वो हमारे पेपर का कोई और अल्टरनेटिव मेथड देख सके कि हमें हमारे पेपर कैसे ले सकें। ऑनलाइन भी इसका हो सकता था, बट हमने जो पूरी तैयारी की थी उन्होंने 1 मिनट में ही बर्बाद कर दी। उन्होंने सीधा कह दिया कि पेपर कैंसिल हैं। हमारी डेट भी पहले पोस्टपोन हुई थी थोड़े पेपरों की, मैथ और साइंस की। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारी आगे सीजीबी भी आती है। हमने अल्टरनेटिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल वगैरह सब कुछ, मतलब अपने अपने बंदे की चॉइस होती है, वो सारे लेने थे। ऊपर से स्कूल वालों का भी प्रेशर था, उन्होंने तो सीधा कह दिया था कि आपके पेपर होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। और गवर्नमेंट ने कैंसिल हुए तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता था कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन लेना चाहिए था, बट कोई अल्टरनेटिव मेथड भी देखना चाहिए था कि वो कैसे ले, क्योंकि ऐसे तो कोरोना चलता रहेगा और हर बार अगर 10 साल कोरोना चलता रहेगा तो फिर ये 10 साल चलता रहेगा, तो फिर ये 10 साल ही पेपर कैंसिल करते रहेंगे, प्रमोशन देते रहेंगे। ऐसे फिर आगे हमें ही प्रॉब्लम आएगी, जॉब्स लेने में एडमिशन नहीं हो पाएगी कॉलेजेस में हमारी। ये तो गलत बात है ना, हमें देना चाहिए था इन्होंने कुछ। दर्शकों, उधमपुर में भी इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी। लोग नाइट कर्फ्यू को वायलेट कर रहे थे, जिसके चलते डिप्टी कमिश्नर ने खुद व्यापार मंडल और धार्मिक संगठनों से बातचीत की है और उनको कहा है कि आप भी सरकार द्वारा जो हिदायतें जारी की जाती हैं, उन हिदायतों को अमल में लाने के लिए अपने अपने धर्म में प्रचार करें। यानी सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इनके जो प्रीचर्स हैं वो लोगों को बताएं, मंदिरों से आह्वान करें, मस्जिदों से आह्वान करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का मतलब है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइज खुद को करना है। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने अपील किया। तो काफी हद तक खत्म हो गया है उनके टेस्टिंग। आई थिंक 90% टेस्टिंग इज ओवर और अब जो पॉजिटिव हैं वो आज और कल में सब नेगेटिव होने वाले हैं। उनका टाइम पीरियड ओवर हो गया और उनमें से कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं था। किसी का भी हमने जो आइसोलेशन चेक किया है, कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं था और सारे जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारा काफी हद तक जो बैकलॉग है, जोनल लेवल के ऑफिसेस भी हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये चाहूंगी, एक बंदे को नोटिफाई करिए, एक ऐसा अफसर जानकारी या गवर्नमेंट डायरेक्शंस हैं वो उस आदमी को, औरत को होनी चाहिए। बारे में म्युनिसिपैलिटी के लिए अगर किसी ने फैसला लेना है तो वो हो। अब मैं
देखिए मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि उधमपुर के केसेस फोर्सेस के ज़्यादा हैं, तो उधमपुर वालों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट एट द सेम टाइम अलर्ट होने की आवश्यकता ज़रूर है। वी नीड टू बी वेरी अलर्ट, और इसके लिए हमने आज छुट्टी वाले दिन सबको बुलाया था, और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि सारे लोग आ गए। इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हमारा कोई भी, जब हम टेस्टिंग इतनी बढ़ा रहे हैं, अभी इस समय हमारी टेस्टिंग बहुत हाई हो रही है, तो जब टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव्स भी आएंगे। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, बल्कि अच्छा है कि टेस्टिंग हम बढ़ाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन में से पॉजिटिव इमीडिएटली निकल के बाहर आ जाता है। दूसरी बात ये कि हम लोग ऑफिसेज में वी आर ट्राइंग टू कीप डिस्टेंस, और हम लोग कोशिश, मेरी आज सबको ये बताने की थी, त्योहारों का मौसम है और शादियों का आगे सीज़न आने वाला है, तो हम लोग कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देने वाले। कोई ढील 10 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। 9 बजे के बाद अपना काम ख़त्म करना शुरू कर दें, 10 बजे तक अपना पूरा जो फंक्शन है क्लोज़ कर दें, और इसमें किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कर्फ्यू का वायलेशन पीनल एक्शन इनवाइट करेगा। दर्शकों, डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी आज 130वीं जन्मतिथि थी, और जन्मतिथि के अवसर पर सियासत की गई। हालांकि अशोक कोल, जो संगठन महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी, श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया से वो मुखातिब कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे कि 370 संविधान में इनकॉर्पोरेट किया जाए, और ये 370 जो देन है पंडित नेहरू। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी हमारे, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी हमारे, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। खुदवा बच्चा था माँ बाप का 89 में शुरू हुई थी। उसके साथ इसका बड़ा, देश का कानून कौन बनाएगा, उस समय गांधी जी जिंदा थे। अंबेडकर उसने शेख साहब को कहा कि आप जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिलो, तो शेख साहब भीमराव अंबेडकर जी को मिलने गए और उनको इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि इस प्रकार का कानून हम चाहते हैं। तो बाबा साहब ने उसको बिल्कुल एकदम, भीमराव अंबेडकर जी ने उसको मना किया कि ये नहीं, मैं मानना चाहता हूँ कि देश में आपको पूरी छूट होगी और देश के लोगों को कश्मीर में छूट नहीं होगी, मैं ये स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन नेहरू जी ने उसके बाद भी उसको स्वीकार किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बना। तो दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि आज 130वीं जयंती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इस जयंती को मनाया भी जा रहा है और सियासत भी की जा रही है। अशोक कोल, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें साफ कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे कि 370 को इनकॉर्पोरेट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये नेहरू की देन है। फोन लाइन पर हमारे सीधे जुड़ चुके हैं एडवोकेट रविंद्र शर्मा, जो कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है। रविंद्र जी, स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सियासीकरण है, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब को नहीं याद कर रहे, ये राजनीति कर रहे हैं जी। कि देश के संविधान में जब भी कोई धारा रखी जाती है, चर्चा होती है, पहले उनसे ये पूछिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या स्टैंड था जी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब निर्माता हैं और उस वक्त सारी पार्लियामेंट में उन्होंने खुद लिखा हुआ है। I was made the member of the drafting committee. I was surprised. जी। But I was more surprised when I was made the chairman of the drafting committee. जी। इसलिए उस वक्त बहुमत तो कांग्रेस पार्टी का था और डॉक्टर अंबेडकर साहब एक काबिल आदमी थे जी। उनके ऊपर विश्वास करके रखा गया, लेकिन सारी कमेटी और सारी पार्लियामेंट में यूनानिमसली उस कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। और 370 पे विवाद उनके साथ जोड़ना, ये एक राजनीति करना है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं ये मानता हूँ कि उनको
डॉक्टर अम्बेडकर से हमदर्दी या उनका सम्मान नहीं है। और डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी को अगर कोई चलाता है वो कांग्रेस पार्टी देश में चलाती है। आज भी पंचायतों तक भी जो हमने रिजर्वेशन से आरक्षण, महिला, स्कूल कास्ट, स्कूल ट्राइब, वो 92 में हुआ, वो कांग्रेस पार्टी ने उसी फिलॉसफी को अम्बेडकर की जो है वो नीचे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट है। इसलिए इस किस्म की विवादित बात दे करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। मैं नहीं मानता कि ये उनकी बयान जो है वो दुरुस्त है। जी, लेकिन रविंदर जी, कभी कभी आपको इस चीज़ का एहसास होता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया, जहाँ अंबेडकर के साथ जितने लोग, वो आपको पता होगा कि लोकसभा में मैडम सोनिया गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब की हाथ से लिखी हुई लाइनें सुनाई की थी। उन्होंने कहा था अगर मुझे बनाने का किसी को श्रेय जा सकता है वो कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। जी, क्योंकि ये मैंने आपको इसीलिए सुनाया कि अम्बेडकर जी ने लिखा कि मैं हैरान था जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, और उससे ज्यादा हैरान था जब मुझे चेयरमैन बनाया गया संविधान कमेटी का। वो किसने बनाया था? जी, वो कांग्रेस पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उनको बनाया था। वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। जी। लेकिन देश के प्रथम कानून मंत्री, उनको विधि मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। जी। और 5 लोग जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वो थे जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जी। जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, लेकिन उनको सेंटर की कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जी। आज तो भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि कहीं एक काउंसिलर भी अगर कांग्रेस का कहीं है, उसको कैसे तोड़ा जाए, मोड़ा जाए, खरीदा जाए, भगाया जाए, डराया जाए। एमएलए और एमपी की तो बात इन्होंने मिसाल पैदा कर दी है। जी। जमहूरियत के और इतिहास के और संविधान की धज्जियां उड़ा दी अम्बेडकर के संविधान की भारतीय जनता पार्टी ने। पूरे देश के अंदर चुने हुए एमएलए जो है उनको, लेकिन रविंदर जी, जब ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं कि पंडित नेहरू को शेख अब्दुल्ला और कश्मीर से कुछ ज्यादा दिलचस्पी थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का योगदान जो है बहुत बड़ा है। जी। क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान के साथ जुड़ती थी। महाराजा यहाँ के हिंदू थे, उन्होंने जरूर दस्तखत किया, लेकिन 4 महीने के विलंब के बाद, और उससे अगर विलंब ना होता तो ये कुंवारी हमला ना होता। लेकिन वो असमंजस में थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला में कोई असमंजस नहीं था। जी। और इस वक्त शेख अब्दुल्ला खड़े हो गए कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, जिन्ना साहब के मुसलमान और पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट में नहीं जाएंगे, जी, शत्रु देश के साथ जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उनके साथ 39-40 से दोस्ती रखी थी, और एक तालमेल था कि जब विभाजन होगा तो तब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जाएगा। जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे लगाए उनको इतिहास को तोड़ मोड़ करके पेश करना है। जी। जम्मू कश्मीर के जिन हमारे विरोधी हो सकते हैं, सियासी विरोधी हो सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतिहास को तो नहीं तोड़ा मोड़ा जाता। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, धन्यवाद रविंदर जी। दर्शकों, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की जयंती को लेकर के, और आज अंबेडकर चौक वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कविंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं रियासत के, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धासुमन अर्पित। एक मिनट वाला फोटो आते पाजी, थोड़ा फोटो आते। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय बाबा साहब तेरी सोचते पैरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोचते पैरा देंगे ठोक के, जय भीम, जय भीम। आ जाओ सर। जी सर, क्या कहना है आज के दिन में? आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और ये दिवस पूरे देश के अंदर समरसता दिवस के नाते से मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत ही क्रांतिकारी हमारे देश के महापुरुष थे, जिन्होंने भारत देश का महान संविधान लिखा, और समाज के अंदर समानता हो, समाज के अंदर इक्वलिटी हो, देश समभाव से चले, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने
मेहनत की, परिश्रम किया, त्याग किया और आज पूरा भारत उन्हें नमन कर रहा है। करोड़ों करोड़ भारतवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन कर रहे हैं। वो हमारे देश के एक महापुरुष थे जिन्होंने सामाजिक जीवन में, राष्ट्र निर्माण में, देश के लिए महान कार्य किया। दर्शकों, इसी कार्यक्रम के बाद वहां पर हमने लोगों से बातचीत की, खासकर ओबीसी के लोग। ओबीसी के लोग चाहते हैं कि 27% आरक्षण दिया जाए, जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी। उनका कहना है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि जरूर देते हैं, लेकिन सरकार ने हमारे साथ ज्यादती की है। 27% का वादा किया गया था। अब यूटी बनने के बाद भी सेंटर के लॉ अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो यहाँ पर 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और आज आपका यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आपका जो सवाल है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट, आप जानते हैं कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, बाबा साहब ने उसने डिफ़ाइन किया था कि शेड्यूल कास्ट कौन है, शेड्यूल ट्राइब कौन है, लेकिन उनके अलावा बाबा साहब ने एक रखा था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये बैकवर्ड क्लासेस कौन थे, इनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? संविधान के अंदर प्रोविज़न था कि 1 साल के अंदर अंदर संविधान को इम्प्लीमेंट होने के अंदर अंदर एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि किन लोगों को हमने डेवलप करना है, कौन लोग जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं अदर देन एससी और एसटी, और ताकि उनको भी फॉरवर्ड किया जाए, उनको भी गवर्नमेंट की स्कीमें या रिजर्वेशन का बेनिफिट दे के उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। दर्शकों का कहना है कि सरकार ने धोखाधड़ी की है। कुछ आरक्षण पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को दे दिया है, कुछ बॉर्डर के लोगों को दे दिया है, लेकिन ओबीसी जो डिजर्व करते थे, बड़ी तादाद है यूटी जम्मू कश्मीर में उनकी, वो अभी भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमारी जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी वो जब यूटी में तब्दील हुई तो जो मौजूदा सरकार है, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं, जितने भी रिजर्वेशन रूल्स हैं, वो शाना बशाना जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। बट आज तक आप देख लीजिए, लगभग 2 साल आने को हो चुके हैं, एक भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी के जो रूल्स हैं, सेंट्रल रूल्स हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। और जो सेंट्रल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो ओबीसी जो समाज को है 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बट जो ये मौजूदा सरकार है ये चाहती नहीं है। इन्होंने हमारे जो कम्युनिटी, चाहे वो एससी हों, चाहे एसटी हों, चाहे वो ओबीसी समाज हो, उनके साथ धोखा किया है, उनको गुमराह किया है। आज तक भी उन्होंने एक भी जो, चाहे वो ओबीसी समाज का जो मंडल कमीशन हो वो भी लागू नहीं किया है, चाहे वो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन पॉलिसी हो, उसके अकॉर्डिंगली जो रिजर्वेशन सेंट्रल में जो रिजर्वेशन जो रूल है वो डिफरेंट है, वो भी अभी तक इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। इनफैक्ट इन्होंने तो रिजर्वेशन प्रमोशन तक भी लागू नहीं की जो इन्होंने वादा किया था। दर्शकों, अन्य जगहों पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आरएसपुरा में श्याम चौधरी जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका रोल, उनका जो भूमिका है रचना में, जो संविधान की रचना है, वो अविस्मरणीय है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। के वाइस प्रेसिडेंट स्वर्ण सिंह चिट्ठी से ये चित्र अपने ऑफिस में लगाना है और अतिथिगण से आगे श्रद्धांजलि देंगे। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काफ़ी जानकारियाँ आप सबके समक्ष रखी। सही बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब
जो देश के संविधान के निर्माता रहे, और आज उसी संविधान को लेकर आज हमारा देश चल रहा है। और उस समय की अगर बात की जाए, काफ़ी संघर्ष में जीवन रहा। उस समय के जो हालात थे वो आज नहीं। सही बात है, उस समय इस तरह के हालात थे, हर समाज बटा हुआ था और उसको जोड़ने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। देश आगे बढ़ सके वो तो बढ़ नहीं सकता था, इसलिए उस तरह का संविधान उन्होंने लिखा और संविधान में हर आदमी को, हर समाज को अपना अधिकार देने के लिए बात कही गई और उस संविधान के तहत आज हर आदमी को अपना हक मिल रहा है। जिला आरसपुरा में 130वां हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जहाँ पे मनाई है समरसता के रूप के दिवस में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आज के दिन के ऊपर समरसता, इक्वलिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल के जो हमने एक नारा दिया था, उसकी रूप में सभी कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में, अपने अपने मंडल में, अपने पोलिंग बूथ में, अपने अपने शक्ति केंद्र में, जिले में और प्रदेश में ये जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला आरसपुरा ने हमारे साथ हमारे सभी डीडी की जैसे के मेंबरान साहबान, हमारे एक्स कैबिनेट चौधरी श्याम जी, सतपाल पप्पी चेयरमैन साहब, प्रोफेसर गौरव राम जी, मैडम विद्या जी, मेरे सभी साथी जिले के सारे हमारी टीम और 4 मंडल चकरोई, सुचेतगढ़, आरसपुरा और बीरा साहब ने मिलकर जहाँ पे आज ये जो डॉक्टर भीमराव जी की जयंती आज गांधीनगर पीपल्स फ्रंट और वाल्मीकि महासभा द्वारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एकता का संदेश देने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा था। मैं जंग बहादुर जी का और देवानंद गिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ये एक मौका दिया कि बच्चों के बीच में हम जाकर ये मैसेज लेके जा सके कि हमारा पूरा भारतीय समाज जो है वो एक है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो स्वप्न का भारत है उसे बनाने के उद्देश्य पर सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज से दिन यानी आज के दिन से फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उनको श्रद्धांजलि दिया जाए जो लोगों की समाज की सेवा में अपना बलिदान दे चुके हैं। तो आज उसी स्तर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को बताया गया एक सप्ताह भर में, जैसे रोड सेफ्टी वीक होता है ऐसे ही फायर सेफ्टी वीक होता है, एक सप्ताह भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोविड के चलते उसका असर इधर भी देखने को मिला है। आपको इस फायर वीक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये हम क्यों मनाते हैं। हमारे 1944 में एक कराची से जहाज़ आया था डक, जो बम्बे बंदरगाह पर खड़ा हुआ 13/12 को, वो रात को खड़ा हुआ था अप्रैल को 1944 में। तो जैसे ही वो अनलोडिंग उनकी शुरू की उस डक की, तो हमारे उधर एक विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया कि किसी ने या तो कोई शरारत की, किसी ने सीट बीड़ी फेंका, उसमें क्या किया क्या नहीं किया। उसमें कोई बताते हैं कि किसी ने शायद सीट बीड़ी से किसी ने कुछ पिया होगा तो उसमें आग लग गई। जैसे ही उधर आग लगी तो हमारे बम्बे फायर स्टेशन से
कोई 66 मेंबर जो आग बुझाने वाले थे क्रू, वो हमारे उधर चले गए आग बुझाने के लिए। उसमें हमारे ऐसा जब धमाका हो गया तो उसमें वो 66 के आदमी ही सारे शहीद हो गए, और सिविलियन भी कोई 276 आदमी था, वो भी शहीद हो गए। इतना बड़ा विस्फोट हो गया कि आसपास 200 मीटर के या 2 किलोमीटर के में इसका धमाके जो थे वो सुनाई देने लगे। और वो उसी की जो इतने आदमी का शहीद होने का मतलब से हम उसी को ही फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका जो है वो एक हफ्ते का शहीदी दिवस के रूप में ये फायर सर्विस का वीक बनाने के रूप में ये मनाया। उसी से हम 14 अप्रैल को ये वीक जो है ये मनाते हैं। दर्शकों, फायर सर्विसेज पे 101 नंबर पे कॉल आती है, वहाँ पर सतर्कता रहना पड़ता है, कंट्रोल रूम बना होता है। जैसे ही कहीं आग लगती है तुरंत वहाँ पर फ़ोन करने से उनको सुविधा मिल जाती है और दमकल विभाग की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पर आग लगी हो। हमारा इस फायर वीक चल रहा है। इस फायर वीक में हम बहुत ही इतिहास रखते हैं, आग के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा टोल फ्री नंबर है 101। कभी भी आग लगे तो आप 101 पे हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे हमें कॉल के बारे में कुछ पता चलता है, फायर कॉल आती है, तो हम फटाफट जो नज़दीकी स्टेशन होता है उसको फटाफट बोलते हैं, वहाँ से गाड़ी निकालते हैं। कम्युनिकेशन हमारा बड़ा फास्ट है, हम फटाफट थ्रू फ़ोन से हम बता देते हैं जहाँ आग लगी हो, वहाँ से नज़दीकी स्टेशन को निकाल देते हैं। दरअसल इन दिनों में आग के ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं। कुछ रोज़ पहले ही खोजीपुर में भी आग लगी थी, आज भी आग लगी है। आज हम फायर सेफ्टी वीक भी मना रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि खड़ी फसल कहीं जल ना जाए, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्या करना तो उन्हें पता होगा, सुनते थोड़ा कोई। ये वाकया हम कम से कम 30 साल से देखते आ रहे हैं, आज कोई नया नहीं हो रहा है। ठीक है, पिछले भी 12 साल पहले भी हमारा इससे भी 10 गुना नुकसान जो पहले भी हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं है। ठीक है, एम्बुलेंस की बात करते हो, एम्बुलेंस वाले को क्या है कि वो कहते हैं हमारी एक ब्राह्मगढ़ गई हुई है, एक नट गई हुई है, एक कहीं गई है, हमारे पास अवेलेबल नहीं, हम कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, जब तक एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँचती है तब तक तो स्थानीय लोगों ने सारी आग बुझा दी थी। उसके बाद में ये सिर्फ इन्होंने यहाँ आके ही ये किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमारे लोगों की कोई सहायता करके इधर राजी नहीं, ना ही कोई हमारे लोगों को पूछता कि आपकी क्या हालत है क्या नहीं। ग्राउंड में हवा में तीर तो सरकार के भी बहुत है, हाईकमांड के भी बहुत है, डीसी साहब के भी बहुत है, बहुत, लेकिन जो ग्राउंड में लोग काम करें उनकी क्या स्थिति है ये किसी को कोई मालूम नहीं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।